नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण श्रीवास्तव। आज मैं बात करने वाला हूं CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्टूडेंट हैं या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है। अगर आप एक साधारण देश के नागरिक हैं तो आपको ये एक्ट ज़रूर पता होनी चाहिए कि CAA आखिर है क्या। मोदी सरकार ने CAA का वादा भी पूरा कर दिया। CAA से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं। CAA नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये बेसिक आइडिया क्या है कि हर गरीब, हिंदुस्तान के हर गरीब से बोलो कि भैया आप हिंदुस्तान को बताओ कि आप नागरिक हो, हाँ या ना। 2019 में कानून पारित हो गया है। बार बार मैंने कहा है कि पार्लियामेंट ने पारित किया कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये होगा ही होगा। डबल ए को आप अकेले नहीं देख सकते, डबल ए को आपको NPR NRC से देखने की जरूरत है। और ये इसका मकसद एक ही है कि मुस्लिम अक़लियत को, दलितों को और उन गरीबों को, चाहे किसी मजहब को, उनको संग किया जाए। तो मजलिस इसके कानून ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो CAA से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट है वो सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि CAA है क्या, इसे क्यों लाई गई, क्या इसे लाने की सच में ज़रूरत थी, और साथ ही आपको ये पता चलेगा कि इसके फ़ायदे नुकसान क्या होंगे। और वीडियो के एंड में CAA पे मेरी क्या राय है मैंने वो भी बताया है। तो दोस्तों, CAA को बताने से पहले मैं आपको ये एक बात बता दूं कि जब भारत को 1947 में आज़ादी मिली तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बुक लिखी गई। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में 5 से 11 आर्टिकल में सिटीजनशिप की बात लिखी गई है। मैं आपको ये बता दूं कि सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यानी आइडिया सिटीजनशिप का UK से लिया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सिटीजनशिप के तहत ये है कि भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भारत का नागरिक किसी अन्य देश का सिटीजनशिप लेना चाहता है, वहाँ का नागरिक होना चाहता है, तो उसकी भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। एज एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कुछ समय पहले अक्षय कुमार जो हमारे इंडियन एक्टर हैं, वो कनाडा के सिटीजनशिप उनके पास था, पर उनको जब अभी 2023 में जब वो इंडिया का सिटीजनशिप लिए तो उनकी कनाडा की नागरिकता पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। तो दोस्तों, ये थी कुछ सिटीजनशिप पे बात। और अब बात करते हैं CAA के बारे में। आपको याद होगा 11 दिसंबर 2019, जी हाँ, जब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जब इसकी मंजूरी दी थी तो आपको याद होगा कि मंजूरी देने के बाद ही पूरे भारत में लोग कितने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करने लग गए थे। पूरे देश त्राहिमाम हो चुके थे CAA के बारे में। पर मैं 2019 की ना बात करके मैं बात करना चाहूँगा सीधे 11 मार्च 2024 की, जब इसे पूरे देश में पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इसे लागू करने के तुरंत बाद ही आपने देखा होगा कि अफवाहों का दौर कितनी तेज़ी से शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी अफवाह फैला दिया है कि हमारे देश में रह रहे मुस्लिम भाइयों की नागरिकता चली जाएगी। उनसे उनके दस्तावेज यानी उनके डॉक्यूमेंट मांगकर ये वेरीफाई किया जाएगा कि वो प्रॉपर यहीं के हैं या इलीगल रूप से कहीं आकर बसे हुए हैं। मैं इस सवाल का जवाब सबसे पहले दे दूं तो आपको बता दूं, CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने की कानून है, ना कि नागरिकता छीनने की। अगर आपको कोई भी इस बहकावे में ला रहा है तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपसे आपकी नागरिकता कोई छीन ही नहीं सकता। और मैं ये बात हमेशा से कहते आया हूँ कि ये देश जितना हिंदू, सिख और बाकी धर्मों का है, हमारे बाकी भाइयों का है, यह देश उतना ही हमारे मुस्लिम भाइयों का भी है। आप इस बात पे यकीन करें, आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों, CAA को थोड़ी और डीप से जानते हैं कि CAA के अंतर्गत आती क्या क्या है। मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊँ, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो CAA, आप ध्यान से सुने, CAA ये कहती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में वो रह रहे गैर मुस्लिम जो माइनॉरिटीज़ में हैं, वो गैर मुस्लिम 6 धर्म हैं जिनको यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। आप ध्यान से सुने, पहला हिंदू, दूसरा सिख, तीसरा क्रिश्चियन, चौथा बुद्ध, पांचवा जैनिज्म और छठा पारसी। अगर वो 6 धर्म के अंतर्गत वो वहाँ रह रहे गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में है, जिनको धार्मिक प्रताड़ना सहनी पड़ती है, यानी जिनको धर्म के नाम पे परेशान किया जा रहा है, उन सभी को भारत में नागरिकता मिल सकती है। पर इसके भी कुछ नियम कानून हैं, यहाँ भी कुछ कंडीशन अप्लाई है। नागरिकता लेने का नियम ये है कि जो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले ये 6 धर्म, जो भी मैंने आपको 6 धर्म बताया, और ये 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ आ चुके हैं और वो यहाँ पे 5 साल रुक चुके हैं,
उन सभी 6 धर्मों को यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। पर हमें यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि उन सभी को नागरिकता आसानी से नहीं मिल जाएगी। उन्हें ये प्रूफ करना होगा कि वो 6 धर्मों में से कोई एक है या फिर इन 3 देशों में से ही आए हैं, और उन्हें ये प्रूफ करना होगा कि वो यहाँ 5 साल तक रुक चुके हैं, वो यहीं पे हैं 5 साल से। तो ये देखा आपने कि सीए है क्या, इसके नियम एवं शर्तें क्या क्या है। पर मैं अब बात करता हूँ कि इसे लाई क्यों गई, इसकी लाने की क्या ज़रूरत थी। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बता दूँ कि जब भारत को 1947 में आज़ादी मिली, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, तो भारत के पीएम नेहरू जी और पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान के बीच एक समझौता हुई थी। ये समझौता ये कह रही थी कि उनके देश में रह रहे जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक खास सुरक्षा दी जाएगी। पर आपने देखा होगा कि जितने भी लोग माइनॉरिटीज़ में हैं, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश में रह रहे माइनॉरिटीज़ पे कितनी धार्मिक प्रताड़ना की जाती है, उन्हें लोग कितना सताते हैं। तो इसी कारण से उनको एक सुरक्षा देने के लिए, उनको सिटीजनशिप देने के लिए, उनकी ज़िंदगी आसान करने के लिए ये कानून लाई गई है। तो अभी तक आपने देखा कि सीए है क्या और इसे लागू क्यों की गई। पर इसके लागू करने के बाद ही बहुत सारे लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि जब इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो इन 6 धर्मों में से मुस्लिम धर्म को क्यों बाहर रखा गया। साथ ही उनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 के तहत उनका उल्लंघन किया जा रहा है। आर्टिकल 14 क्या कहती है? आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वलिटी का प्रावधान है, जैसे सभी को समानता का अधिकार। अगर इन 6 धर्मों पे प्रताड़ना की जा रही है तो कुछ मुस्लिम भी होंगे जो उनको सताया जा रहा होगा, तो इसमें मुस्लिम धर्मों को क्यों बाहर रखा गया। इस सवाल का जवाब देते हुए हमारे माननीय होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी में है, इस कारण से इन 6 धर्मों में से मुस्लिम भाइयों को बाहर रखा गया है। मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है, इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। तो अब बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हर एक चीज़ का फ़ायदा नुकसान होता है, प्रोज और कॉन्स होते ही हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि सीए से होने वाले फ़ायदे क्या होंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, यानी इसके कुछ कॉन्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे बेसिक फ़ायदे की बात करें तो जिन लोगों को यहाँ की नागरिकता मिलेगी वो पूरी तरह से भारतीय नागरिक हो जाएंगे। भारतीय नागरिक होने के साथ ही उन लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिल लग जाएंगे। जैसे कि आप नॉर्मली ये समझ सकते हैं कि वो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, साथ ही उनका राशन कार्ड बन जाएगा, वो गवर्नमेंट स्कीम भी लेने लग जाएंगे, जैसे उज्ज्वला योजना, आवास योजना और भी कई जो छोटे छोटे सरकार की स्कीम्स होती हैं उनका फ़ायदा उठाने लग जाएंगे। तो अभी तक आपने देखा कि सीए से होने वाले फ़ायदे क्या क्या थे, पर अब हम बात करते हैं कि सीए से नुकसान क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़े नुकसान की बात करें तो आपको पता है कि भारत में कितनी बड़ी बेरोज़गारी है। यहाँ बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। अगर वो लोग इतने बड़े तादाद में आते हैं तो आप उसे काम के तौर पे देंगे क्या, आप उसे रोज़गार क्या देंगे। और जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, जो दूसरी सबसे बड़ी खामियां हैं, वो है कि जब इतने बड़े तादाद में लोग आएंगे तो वो सारे लोग रहेंगे कहाँ। आपको पता होगा कि भारत में 50% से अधिक लोग स्लम में और कई तो रोड और फुटपाथ पे रहते हैं, तो आप उसे रहने के लिए जगह कहाँ देंगे। दूसरी ओर बात करें तो अगर आप ये कानून लाते हैं तो आप बाहर के देश में ठीक मैसेज भी नहीं दे रहे होंगे। अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि इस सीए पर यूएसए और यूएन ने एक कंसर्न रेज की है कि वहाँ नागरिकता धर्म के आधार पर दी जा रही है। साथ ही ये भी कहना है लोगों का कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के साथ साथ वहाँ रह रहे गैर मुस्लिम को तो नागरिकता दी जा रही है, पर वहाँ रह रहे म्यांमार में रह रहे रोहिंग्या मुस्लिम को नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है। India has implemented a controversial citizenship law that has been widely criticized for excluding Muslims. Establishes a religious test for migrants from every major South Asian faith other than Islam. So do you have any comments on this in relation to discussion about religious freedom? So we are concerned about the notification of the Citizenship Amendment Act on March 11. We are closely monitoring this act, how this act will be implemented. Respect for religious freedom and equal treatment under the law for all communities are fundamental democratic principles. तो वीडियो में अभी तक आपने देखा कि सीए के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है।
पर मैं अपनी राय देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब सीए 2019 में लागू की गई थी तो उस समय भी मैंने सीए पर अच्छा खासा रिसर्च किया था और समय दिया था, और ठीक जब ये वीडियो बना रहा था तो अच्छा खासा समय दिया था। तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक सही जानकारी ही मिलेगी। और हाँ, मैं अपनी राय देने से पहले, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं न किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोधी हूं, ना ही समर्थक हूं। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो मैं इनका सपोर्ट भी करता हूं। अगर सरकार कुछ गलत या फिर बिना सोचे समझे कदम उठाती है तो मैं इनको विरोध में भी खड़ा रहता हूं। मैं सीए को कुछ ऐसा समझता हूं कि आपको याद होगा 2016 में एक डिमोनिटाइजेशन आई थी, यानी नोटबंदी की गई थी, जब 500 और 1000 की नोट बंद कर दी गई थी। आपको पता होगा कि ये भारत में कितना बड़ा लेवल पे लोग कितने ज़्यादा परेशान हुए थे। नोटबंदी में ही ना जाने कितने लोग अपना मतलब जान तक त्याग दिए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि डिमोनिटाइजेशन सरकार के लिए सही थी या गलत थी, ये फैसला सही था या गलत था, ये आप डिसाइड करो। पर मेरा बस ये कहना है कि अगर सरकार कोई नीति लाती है तो उनके लिए एक सही प्लान करना ज़रूरी है। उनको इम्प्लीमेंटेशन से पहले उनको सही तरह ऑर्गेनाइज करना, उनका प्लान करना ज़रूरी है। मैं सीए को ठीक डिमोनिटाइजेशन की तरह ही देख रहा हूँ। अगर इतने, मेरा यही कहना है कि अगर इतने बड़े तादाद में लोग आएंगे तो एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि आप उसको रोज़गार के तौर पे क्या देंगे और आप उसको रहने के लिए कहाँ देंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जैसी हमारी स्थिति 2016 में डिमोनिटाइजेशन के समय थी, ये फिर वही स्थिति हमारे मतलब सीए के आने के बाद हो जाए। तो ये वीडियो में मेरी राय यहीं तक थी। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी कमेंट का वेट करूँगा। और दोस्तों, बाकी ये वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुद का, अपने फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।